Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 11th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग इस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं. चैप्टर जो हम लोग इस बार आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं वो टर्म 2 के CBSE सिलेबस के हिसाब से हम लोगों ने डिज़ाइन करें. गाइस, टर्म 2 में आपका यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10 और यूनिट 11 रहेगा. इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वो चैप्टर्स और वो लेक्चर्स मिल जाएंगे. सो प्लीज़ for further information check out this playlist of ours. यूनिट 7 का जो नाम है वो है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस. हम जानते हैं कि 14th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी के बीच और लेटर ऑन अगर इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में जाके देखें तो 18th सेंचुरी तक एक रेनाइसा का पीरियड आया था, जिसे कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में रेनेंसा कहते हैं, रेनाइसेंस कहते हैं, रेनेसा कहते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स, यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू वांट. इस पीरियड में लोगों के अंदर अपने आसपास की सराउंडिंग को देखने का एक अलग नजरिया पैदा हुआ था. दिस चैप्टर वुड बी गोइंग अहेड एंड एम्फसाइजिंग अपॉन सर्टेन फैक्ट्स कि उस वक्त लोगों ने किस तरीके से अपनी मेंटालिटी को डेवलप करा था, किस तरीके से उनको एक अलग एटीट्यूड अडॉप्ट करा था, उन लोगों ने किस तरीके से एक एटीट्यूड अडॉप्ट करा था, चीज़ों को किस तरीके से एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड से देखते थे. सो लेट अस अंडरस्टैंड द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टीच टुडे इज रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़. हम जानते हैं इस पीरियड में काफ़ी सारे शहर बने थे. सिटीज़ लाइक कॉन्स्टेंटिनोपल, रोम, एथेंस. हालांकि ग्रीक मैथोलॉजी और ग्रीक सोसाइटी काफ़ी पहले से आ रही थी, लेकिन फिर भी जो एक नया रिवाइवल आया था ग्रीक आर्ट इस पीरियड में, माइकल एंजेलो और जो ग्रीक एस्ट्रोलॉजर्स थे, गैलीलियो गैलीली एंड ऑल, जो लोग इतने डिवाइन लेवल पे जब पहुंचे थे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अलग अलग कल्चर्स अगर मिंगल होंगे तो कुछ कल्चरल ट्रेडिशंस भी मिंगल होंगे. जब एक कल्चर वाला इंसान किसी दूसरे कल्चर वाले इंसान से मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने कल्चर के बारे में कुछ चीज़ें उस दूसरे पर्सन को बताएगा, वो दूसरा पर्सन अपने कल्चर के बारे में चीज़ें कुछ इस पर्सन को बताएगा. तो यहाँ पे कल्चरल आदान प्रदान जिसे हम कहते थे वो होना शुरू हो गया था. अब इटालियन सिटीज़, हालांकि रोमन एम्पायर जब था तो बहुत सारे पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर्स इटली में थे. क्योंकि रोमन एम्पायर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एवरीबडी नोज रोमन एम्पायर प्रोबेबली अगर अमेरिका उस वक्त ढूंढा नहीं गया होता, अगर क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में तो अमेरिका की को ढूंढा गया है, उसके पहले अमेरिका डिड नॉट एग्जिस्टेड. क्रिस्टोफर कोलंबस के पहले अमेरिको वेस्पूची शायद गए थे, बट उसके पहले किसी ने ये प्रोबेबली एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक न्यू लैंड होगी. अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट होंगे, बहामन आइलैंड्स, बहामास एंड ऑल, ये सब जगह, मियामी एंड ऑल, ये सब जगह होगी. नोबडी न्यू दैट. अब हम एक चीज़ जानते हैं कि इटालियन एम्पायर के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर्स हुआ करते थे. यस, बट ये सेंटर्स धीरे धीरे, ये सारे शहर धीरे धीरे खंडहरों में बदल गए हैं. हम ग्रीक जाते हैं, एथेंस में जब हम जाके देखते हैं, एथेंस में वी फाइंड प्लेसेस लाइक एक्रोपोलिस where Pythia used to perform her sacrificial prayers and all. दोस्तों वो सब जगह अभी हमें बड़े बड़े खंडहरों के तौर पे मिलती है. Just imagine those beautiful vast buildings, humongous titanic structures that have been built. दोस्तों लगता है उस चीज़ को देख के, हम जब रोम में जाते हैं तो कलोसियम दिखता है हमको, ये सारी चीज़ें हमें दिख रही है, लेकिन अब वो खंडहर में बदल चुके हैं. लीनिंग टावर ऑफ पीसा एंड ऑल, ये सब जो जगह थी, लीनिंग टावर ऑफ पीसा आज भी झुका हुआ है दोस्तों, लेकिन ये सारे शहर अब खंडहर बन गए हैं. तो जो ग्लोरी उस समय की थी वो खत्म हो गई थी. अब बात आती है कि पोप एक टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते थे.
अगर हम देखें तो 20th सेंचुरी, मतलब हम 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, अभी हमें पोप का एक लेवल दिखता है, हमें पोप की एक वैल्यू दिखती है, लेकिन 14th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में पोप की वैल्यू खत्म हो गई थी दोस्तों। पोप वॉज नॉट एबल टू गो अहेड एंड क्रिएट हिज मार्क एज अ सेंट्रल पॉलिटिकल फिगर। इट वॉज ऑल फिनिश्ड। एक यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी, सब छोटे छोटे कस्बे बन गए थे। एक टाइम था जब पार्लियामेंट हुआ करती थी, ग्रीक पार्लियामेंट, रोमन हम बात करते हैं, रोमन एक ग्रुप होता था, एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप होता था, जो पूरे इटली और पूरे रोमन एम्पायर को रूल करता था, चेकआउट करता था, टैप करता था। वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी दोस्तों। वेस्टर्न यूरोप के अंदर फ्यूडल बॉन्ड्स और बहुत सारी चीज़ें आने लग गई थी इस पीरियड में। लैटिन चर्च अलग बन गया था। उसके बाद में ईस्टर्न यूरोप में बाइजेंटाइन एम्पायर आ गया था। अब देखिए, वेस्टर्न यूरोप के अंदर आया था लैटिन चर्च और ईस्टर्न यूरोप के अंदर आ गया था बाइजेंटाइन एम्पायर, जिससे इस्लाम एक अलग क्रिएशन कर रहा था, एक सिविलाइजेशन बना रहा था। कहाँ पर? और ज़्यादा वेस्ट में। तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो वेस्टर्न यूरोप है, वो वहाँ पर हमको दिख रहा है कि चर्च वेस्टर्न यूरोप के अंदर आता है दोस्तों। इंग्लैंड, हमारा फ्रांस, यहाँ पे चर्च अपनी एक अलग कम्युनिटी बना रहा था, इसलिए आज भी वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ज़्यादा दिखती है। कमिंग टू द वेस्ट, बाइजेंटाइन एम्पायर जो था, वहाँ से इस्लाम और वो सारी चीज़ें ज़्यादा चल रही थी। इटली एक वीक और फ्रैगमेंटेड कंट्री थी। इसमें हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, पीडमोंट एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड ऑल हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में दोस्तों, तो आपको अभी याद होगा। हालांकि लॉकडाउन का पीरियड था, तो आई डोंट ब्लेम माय डियर स्टूडेंट्स, बट आई नो वन थिंग, थोड़ा सा दिमाग से निकल चुका है। जस्ट रिकलेक्टेड, ओके, किस तरीके से लोगों ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए मेहनत करी थी। तो ये उसके पहले की हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको कि इटली यूनिफाइड मतलब फ्रैगमेंट हो गया था। इटली यूनिफाइड नहीं था, इटली टुकड़ों में बट चुका था दोस्तों। इस फ्रैगमेंटेशन के कारण कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, जिस कारण से इटली का डेवलपमेंट हुआ है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि एक देश के टुकड़े हुए तो फिर डेवलपमेंट कैसे होता है? देखिए, कल्चरल डेवलपमेंट तब होता है जब बहुत सारे कल्चर के लोग आपस में मिलते हैं। इटली में यही चीज़ हुई। इटली में जब बहुत सारे कल्चर के लोग आपस में मिलने लगे, आपस में बात करने लगे, व्हाट हैपेंड वाज कल्चरल इन्फ्लिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं कह रहा हूँ मैं, इन्फ्लिक्शंस होने लगे थे। ए कल्चर का इंसान बी कल्चर वाले से मिल रहा है, नया कल्चर बन के निकला ए बी कल्चर, क्योंकि ए वाले को बी की कुछ बातें अच्छी लगी, बी वाले को ए की कुछ बातें अच्छी लगी, तो ए बी कल्चर बना। ये सारे चीज़ें होने लगी थी। और साथ ही साथ ट्रेड, बाइजेंटाइन एम्पायर, इस्लामिक कंट्रीज, इटालियन कोस्ट वगैरह के साथ में ट्रेड रिलेशन शुरू हुए। ट्रेड इज ऑल्सो अनदर वे थ्रू विच कल्चर्स आर शेयर्ड। एक मुस्लिम देश का व्यापारी एक इंग्लिश देश में जाता है, जाहिर सी बात है वो अपने किसी कल्चर की कुछ चीज़ें लेके जाएगा। एक इंग्लिश कंट्री की कुछ कल्चरल चीज़ों को वो अडॉप्ट करेगा। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स से ये ट्रेड रिलेशंस काफ़ी फेमस चल रहे थे। क्यों? क्योंकि 12th सेंचुरी में मंगोल्स ने चाइना के साथ दोस्तों सिल्क रूट पे एक ट्रेड रिलेशन शुरू कर दिया था। और ये जो सिल्क रूट का ट्रेड रिलेशन था, ये सिर्फ और सिर्फ मंगोलियन टेरिटरीज तक सीमित नहीं था। इट एक्सटेंडेड टिल वेस्टर्न यूरोप। सो नाउ यू गेट द पॉइंट। I'll show you this diagram so you'll come to know about that। क्योंकि ये आपको इटली का एक एरिया दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जेनोवा, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है, फ्लोरेंस, रोम एक टेरिटरी बन के रह गया था,
सैरदीना पीडमॉन्ट आता है, देन सिसिली, किंगडम्स ऑफ सिसिली आ जाते हैं, ये पूरा पदुआ आता है, देन वेनिस आता है, बोलोनिया आता है, ये सारी जगह में इटली डिवाइडेड था दोस्तों। इटली के पास एक यूनिफिकेशन नहीं मिल रहा था। प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो गई थी दोस्तों। इस प्रॉब्लम के कारण सब गड़बड़ आती है, क्योंकि अब ट्रेड इंक्रीज हुआ तो इटालियन टाउन्स भी थोड़ा सा बढ़ने लगे। इटालियन टाउन्स अब अपने आप को एक एम्पायर का पार्ट नहीं समझ रहे थे दोस्तों। अब इटालियन टाउन्स ने एक ऑटोनॉमी हासिल करना शुरू करा। देखिए, अगर एक एरिया है, उसके अंदर उसकी ज़रूरत के सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती, फूड, शेल्टर, स्पाइसेस, फार्म एनिमल्स, मेटल्स, मिनरल्स, सब चीज़ें उसके अंदर अगर आने लग गई तो ये जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, ये एरिया स्ट्रांग होने लगेगा। अब इटालियन एम्पायर तो वैसे ही कमज़ोर हो चुका था, ये सिटीज़ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड मतलब इकॉनमी बनने लगी थी, तो ये इतने स्ट्रांग हो गए कि इनकी खुद की वैल्यूज़ बढ़ने लगी। जैसे कि कुछ सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ में नाम लूँ, फ्लोरेंस एंड वेनिस। ये सिटीज़ टोटल रिपब्लिक बन गए थे। यहाँ पर इनकी सेपरेट गवर्नमेंट हुआ करती थी, यहाँ पे इनकी सेपरेट कोर्ट हुआ करती थी। तो जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में आप जानते हैं कि एक कोर्ट बताई गई है, सिटी ऑफ फ्लोरेंस, दिस वाज क्वाइट फेमस। इनके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन बन गए थे, और बाकी और भी सिटीज बनी थी जहां पे कुछ प्रिंसेस रूल करते थे। तो ये फ्लोरेंस और वेनिस कुछ ऐसी इन्फ्लुएंशियल सिटीज थी जहां इनके खुद के प्रिंस थे। मतलब वो प्रिंस को हम लोग अगर देखें तो चीफडम्स, कुछ इलाके रहते हैं वहां पर एक सरदार रहते हैं, एक चीफ रहते हैं। ही इज प्रॉबेबली वेरी रिच बाय इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ विजडम, रिसोर्सेस, एनीथिंग यू कैन कॉल इट। तो दीज वर द सिटीज, प्रॉबेबली इटली की अगर मैं बात करूं तो सबसे वाइब्रेंट सिटी अगर इस पीरियड की मैं कहूंगा तो इटली थी, और दूसरी थी जेनोवा। ये सिटीज इसलिए यूरोप के दूसरे पार्ट से अलग थी क्योंकि यहां पर सिर्फ एक पॉलिटिकल डोमिनेशन नहीं था, एक ग्रुप का डोमिनेशन नहीं था। यहां कोई एक पॉलिटिकल ग्रुप अपना वर्चस्व नहीं फैला के बैठा था, मतलब ओके फाइन दिस इज मी, हमारी मोनोपोली नहीं, इट वाजंट लाइक दैट। यहां पर कोई पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स भी नहीं थे, कोई जमींदार वगैरह भी नहीं थे। तो दीज वर सर्टन पॉइंट्स, प्लीज रिमेंबर। इस कारण से ये सिटीज उठी है। बहुत सारे बैंकर्स और रिच मर्चेंट्स यहां पे हमेशा आपको मिलते थे। अच्छा, इन लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी कि इस सिटी को गवर्न करने के लिए रिच मर्चेंट्स और बैंकर्स होंगे जो कि सिटी की पॉलिसीज के हिसाब से उसको गवर्न करेंगे। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती दोस्तों। अब ये जो था कि ये जो आइडिया था कि अगर आप रिच हो और आप कैपेबिलिटी रखते हो एक सिटी को गवर्न करने की, तो आप उस सिटी में जाके बसो। तो इसलिए ये जो सिटीजनशिप का आइडिया था ना, ये यहाँ से बनना शुरू हुआ। हम इस जगह के सिटीजन बनते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, अब यहाँ को हम चलाएंगे, इस देश को। देखिए, हम लोग इंडिया के सिटीजन हैं, हम लोग देश को चलाते हैं, वोट हम देते हैं, टैक्सेस हम देते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, सिटीजनशिप का कंसेप्ट यहाँ से शुरू हुआ था। अब इन सिटीजन्स की पावर्स को समझते हैं दोस्तों। ऑल्दो इन सिटीज में मिलिट्री गवर्नेंस था, क्योंकि प्रिंस होगा तो उसकी कोई सेना वेना तो होगी, लेकिन फिर भी जो इन सिटीज में रहने वाले लोग थे, नगरवासी सिटीजन्स जो थे, सिटी से वर्ड आया सिटीजन। नाउ यू कैन जस्ट कंबाइन इट। तो जो सिटी में रहने वाले लोग थे, सिटीजन्स जो थे, हालांकि सिटी को गवर्न करने के लिए सेना थी, देयर वाज एन आर्मी प्रेजेंट, जैसे हमारे यहाँ पुलिस रहती है, बट स्टिल सिटी के अंदर रहने वाले लोगों का जोश कम नहीं हुआ था। दे नेवर फेल्ट लाइक दैट कि सिटी के अंदर किस तरीके से, मतलब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं,
दूसरे लोग चला रहे हैं एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अब लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सिटी स्टेट, क्योंकि ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो विल जस्ट गो अहेड एंड हैव अ लुक एट इट। सिटी स्टेट क्या होता था? कार्डिनल गैस्परो कॉन्त्रिनी ने एक सिटी स्टेट का कंसेप्ट बना के दिया था दोस्तों। उन्होंने कहा था 1483 से 1542 के बीच में, ये हमारे बीच में थे, एंड ही राइट्स अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ हिज स्टेट इन द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। तो आप यहाँ पर एक नेम देख सकते हैं कि वेनिस को क्या नाम दिया गया है। वेनिस को दोस्तों नाम दिया गया है कॉमनवेल्थ, द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस, ये नाम दिया गया था वेनिस को। कॉमनवेल्थ क्या होता है? शेयर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, गवर्नमेंट somebody who governs the area, that's it. To come to the institution of our Venetian Commonwealth, the whole authority of the city is in that council into which all the gentlemen of the city, being once past the age of 25 years, are admitted. हमारे शहर वेनिस में आके जो भी रहेगा 25 साल की एज के बाद में उस पर्सन को सिटी की गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन करने का पूरा हक होगा। वाह, आप एक शहर में रह रहे हैं और उस शहर को गवर्न करने में आपको अगर पार्टिसिपेंट बना दिया जाए दोस्तों, सोने पे सुहागा हो जाएगा। दिस विल बी अ रियल गुड थिंग माय फ्रेंड्स, बिकॉज व्हाई? पीपल विल एक्चुअली लव टू लिव इन दैट सिटी। आप इमेजिन करो, आप जिस शहर में रहते हो उस शहर को चलाने का जिम्मा भी आपको कहीं ना कहीं मिले। Nothing is better than, I used to love that game of Monopoly when I was a kid, you know, it was sort of like that. उसके बाद में जब अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का टाइम आया तो सिटी एम्पायर, सिटी एंड ऑल गेम्स जो होते थे, कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर गेम्स होते थे, देन मोबाइल पे आने लगे, बिल्डिंग योर सिटी, योर सिविलाइजेशन एंड ऑल। तो अगर ऐसा मौका आपको रियल लाइफ में मिलने लगे तो you wouldn't end up yourself calling yourself luckier than others. Now first I am to yield you a reckoning. Now वो एक बात याद कर रहे हैं, how and with what wisdom it was ordained by our ancestors that the common people should not be admitted into this company of citizens in whose authority lies the whole power of the Commonwealth. Because many troubles and popular tumults arise in those cities whose government is swayed by common people. Many were of contrary opinion, deeming that it would do well if this manner of governing the Commonwealth should rather be defied by ability and abundance of riches. Contrariwise, the honest citizens and those that are liberally brought up oftentimes fall to poverty. Therefore, our wise and prudent ancestors ordered that this definition of the public rule should go rather by nobility of lineage than by the estimation of wealth, yet with that temperature or proviso that men of chief and supreme nobility should not have this rule alone, for that would rather have been the power of a few than a commonwealth, but also every other citizen whosoever not ignobly born, so that all which are noble, which were noble by birth or ennobled by virtue, did obtain this right to government. इसमें यह कहा गया कि इस सिटी के अंदर हम लोगों ने कॉमन मैन को, हर किसी सड़क चलते को उठा के गवर्नेंस का मौका नहीं दिया है। जो लोग नोबिलिटी के आए हैं, जो लोग एक वर्च्यू रखते अपने अंदर, जिसने अचीव करा है कुछ, हम उसको मौका देंगे। हर किसी को उठा के हम लोग, ठीक है, हालांकि आपको पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन हर किसी को उठा के हम लोग इस सिटी को गवर्न करने नहीं देंगे। हिस्ट्री गवाह है कि इस ऐसे सिटीज़ को गवर्न करने के चक्कर में बहुत सारे लोग सिटीज़ का कबाड़ा कर चुके हैं। So what is happening here? He is telling that anyone who has attained or obtained or achieved some specific feats, heights, that person would be eligible to go ahead and become a part of the governance. तो सिटी स्टेट का कंसेप्ट दोस्तों ये था, क्योंकि एक बहुत बड़ी दलील दी गई है, बहुत सारे रिच पीपल अपने किसी काम के कारण ना पॉवर्टी को भी बिलोंग कर जाते हैं, और बहुत सारे पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, लोग, गरीब लोग अपने कार्यों के कारण रिच बन जाते हैं।
तो यहाँ पे पैसे के बेसिस पे नहीं बल्कि वर्च्यू और उनकी अक्लमंदी के बेसिस पे हम लोग उन लोगों को मौका देते हैं हमारे इस शहर वेनिस में। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।